सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में हम राष्ट्रभाषा के बारे में जानेंगे। उसके बाद बोली क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि बोली और भाषा में क्या अंतर होता है। तत्पश्चात अर्थात उसके बाद लिपि के बारे में जानेंगे कि लिपि क्या होती है। तत्पश्चात व्याकरण और अंत में साहित्य क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो देर न करते हुए कक्षा को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रभाषा के बारे में। राष्ट्रभाषा क्या होता है? राष्ट्रभाषा यानी वह भाषा जो देश के अधिकांश प्रदेशों, समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों द्वारा बोली जाती है। अगर साधारण शब्दों में कहूँ तो किसी भी देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को ही राष्ट्रभाषा कहा जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो हमारे देश में हिंदी सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। परंतु मेरे बच्चों, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी केवल राजभाषा है, जबकि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। यहाँ तक कि हमारे देश में कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जिसको राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृति प्राप्त हो। एक तरफ से ऐसा कह सकते हैं कि हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। अब हम जानेंगे बोली के बारे में। बोली भाषा का छोटा या क्षेत्रीय रूप है। इसका साहित्य लिखित रूप में नहीं होता है, अपितु लोक कथाओं या लोकगीतों के रूप में मिलता है। बोलियों की बोलियां ही विकसित होकर भाषा का रूप ले लेती है। अगर मैं इसको साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास करूं तो एक सीमित क्षेत्र तक अपने विचार को आदान प्रदान के लिए प्रयोग की जाने वाली ध्वनि या भाषा कह सकते हो, उसी को बोली कहा जाता है। बोली का दायरा सीमित होता है। यह केवल बोलने के लिए प्रयोग किया जाता है, लिखित रूप में इसका कोई मान्यता नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि भाषा और बोली में अंतर क्या है? तो इसके बारे में मैं 3 अंतर बताना चाहूँगा कि पहला जो अंतर है वह है बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, बड़ा होता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूँ तो हिंदी भाषा है, यह पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है, जबकि हिंदुस्तान के बाहर भी ये बोली जाती है। और अगर बोली का उदाहरण दूँ तो उसमें आएगा गारो, भोजपुरी। ये केवल अपने क्षेत्र तक ही इनका प्रयोग होता है, इसके बाहर इनका प्रयोग कोई नहीं करता है। अब आते हैं दूसरे अंतर पर। जो दूसरा अंतर है बोली और भाषा में वह यह है कि बोली का मौखिक साहित्य होता है, अर्थात केवल मुंह से बोलते हैं, लिखते नहीं है, जबकि भाषा का साहित्य मौखिक और लिखित दोनों होता है। हम भाषा का प्रयोग बोलने के लिए भी करते हैं और लिखने के लिए भी करते हैं। और तीसरा जो अंतर है वह यह है कि बोली का स्वरूप मानक नहीं होता है, इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि भाषा का स्वरूप मानक होता है, इसको मान्यता प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, हम जानेंगे कि लिपि क्या होता है। लिपि को अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। जैसे कि हम जो भी शब्द मुंह से बोलते हैं उसको लिखकर व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। अंग्रेजी में इसको स्क्रिप्ट कहते हैं। हिंदी भाषा की जो लिपि है वह है देवनागरी लिपि। आगे बढ़ते हैं, अब जानेंगे व्याकरण के बारे में। व्याकरण को अगर सरल शब्दों में समझाऊं तो व्याकरण एक शास्त्र है
जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। अगर व्याकरण ना हो तो हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से नहीं बोल पाएंगे। तब हम ऐसा प्रयोग करेंगे कि लड़का सोती है और लड़की नाचता है, तो ये ऐसा लोग प्रयोग करने लगे, जबकि ये गलत है। लड़का सोता है और लड़की नाचती है, यह सही हुआ। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जानेंगे कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इस पाठ में इनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, इनका अलग से अध्याय है, पाठ है, उसमें हम अच्छे से विस्तार से इनके बारे में जानेंगे। अभी बस इतना ही जानना है कि व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब हम जानेंगे साहित्य के बारे में। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। सरल शब्द में कहूँ तो जो भी हम चीज़ें संजो कर या सहेज कर शब्दकोश में डाल देते हैं तो वह साहित्य बन जाता है। साहित्य के मुख्य 2 रूप है, पद्य और गद्य। पद्य साहित्य के बारे में हम जानेंगे। पद्य साहित्य को काव्य या कविता भी कहा जाता है। जब कवि अपने मन के विचार और भावों को लय द्वारा, अर्थात हम जब कविता पढ़ते हैं तो सुर में पढ़ते हैं, लय या सुर द्वारा व्यक्त करता है तो उसे पद्य साहित्य कहते हैं। और जो गद्य साहित्य है वह यह है कि जब हम अपने भाव या विचारों को सामान्य बोलचाल की भाषा में व्यक्त करते हैं तो उसे गद्य साहित्य करते हैं। इस वक्त जिस तरह से मैं अपने विचार को व्यक्त कर रहा हूँ यह भी गद्य साहित्य के अंतर्गत आएगा, क्योंकि मैं सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का समापन हुआ। मैं आशा करूँगा कि जो भी मैंने समझाया है सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।